अब हम भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति का डीएनए टेस्ट करेंगे। बांग्लादेश ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को समाप्त कर दिया है और यह बहुत बड़ा काम है, बहुत निडरता का काम है। किसी भी देश की सरकार के लिए ऐसा फैसला लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बांग्लादेश ने यह मुश्किल फैसला ले लिया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश की संसद में इस बड़े फैसले का ऐलान कर चुकी हैं। अब वहां सरकारी सेवाओं में, सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। संसद में दिए अपने बयान में शेख हसीना ने यह कहा है कि बांग्लादेश में आरक्षण प्रणाली को समाप्त किया जाएगा क्योंकि वहां के छात्र, देश के छात्र इसके विरोध में हैं। हालांकि बांग्लादेश सरकार उन लोगों के लिए नौकरियों में विशेष व्यवस्था करेगी जो विकलांग हैं या पिछड़े हुए अल्पसंख्यक तबके से आते हैं। बांग्लादेश में सरकारी सेवाओं में 56% आरक्षण का प्रावधान है, यानी भारत से भी ज्यादा आरक्षण है वहां, और वहां के छात्र संगठन इसका लगातार विरोध कर रहे थे। आंदोलन करने वाले छात्रों की मांग थी कि सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण को घटाकर 10% कर दिया जाए। बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए 30% आरक्षण का प्रावधान था। इसके अलावा 10% आरक्षण महिलाओं को दिया जाता था, 10% पिछड़े जिलों के लोगों को दिया जाता था, पिछड़े लोगों को नहीं, पिछड़े जिलों के लोगों को, और 5% अल्पसंख्यकों को मिलता था और 1% आरक्षण विकलांगों को दिया जाता था। ये ब्रेकअप है आरक्षण का। बांग्लादेश में अब आरक्षण की नई व्यवस्था क्या होगी ये देखना अभी बाकी है, लेकिन इस फैसले के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या भारत में इतना मुश्किल फैसला कोई कर सकता है? क्या भारत में कभी कोई ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो ऐसा फैसला कर सके? भारत में कभी कोई ऐसी सरकार आएगी जो इतनी बहादुरी दिखा सके? इसका जवाब ये है कि ऐसा होना भारत में बहुत मुश्किल है, शायद असंभव है, क्योंकि भारत आज भी जातियों और उपजातियों में बटा हुआ है। अकेले हिंदू धर्म में ही करीब 3000 जातियां हैं और 25,000 उपजातियां हैं, और हमारे देश के नेताओं के स्वार्थ ने इसे और जटिल बना दिया है। हमारे देश के नेता वोटों की जरूरत के हिसाब से आरक्षण का वादा कर देते हैं और अपने राजनीतिक करियर को आसान और सुरक्षित बना लेते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे नेता आरक्षण की किश्त यानी ईएमआई चुकाकर अपने लिए सत्ता की कुर्सी वाला इंश्योरेंस यानी बीमा करवाते रहते हैं, और इससे सबसे ज्यादा नुकसान इसी देश का होता है, सबसे ज्यादा नुकसान इसी देश के लोगों का होता है, खास तौर पर इस देश के युवाओं का, और सबसे ज्यादा नुकसान होता है छात्रों का। ऐसे में यह सवाल उठता है कि जब हमारे देश में लोगों की सुविधा के लिए सभी टैक्सेस को मिलाकर एक टैक्स बना दिया जाता है। आपने सुना होगा अभी हाल ही में जीएसटी लागू किया गया है और कहा यह जाता है कि सारे टैक्सेस को मिलाकर एक टैक्स लगा दिया गया जिसका नाम है जीएसटी। तो क्या यह संभव नहीं है कि देश की सभी जातियों को मिलाकर सिर्फ एक जाति बना दी जाए जिसका नाम हो इंडियन यानी भारतीय? देश की भलाई के लिए इस बात पर विचार जरूर करिएगा। हालांकि नेताओं को ये बात सूट नहीं करेगी और जातियों के हमारे जो ठेकेदार हैं उन्हें भी ये बात सूट नहीं करेगी, क्योंकि जब तक जातियां हैं, जब तक धर्म है, जब तक उपजातियां हैं और ये सारी जातियां उपजातियां बटी हुई हैं और एक दूसरे से लड़ रही हैं, तब तक हमारे नेताओं का भविष्य बिल्कुल सुरक्षित है। ऐसा समझिए कि उन्होंने जीवन भर के लिए इंश्योरेंस करा लिया है। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है, इससे देश के नेताओं का भविष्य संकट में आ जाएगा, क्योंकि हमारे देश में धर्म और जाति के आधार पर उम्मीदवार तय किए जाते हैं और उसी आधार पर वोट भी डाले जाते हैं। आप भी उसी आधार पर वोट डालते हैं, इसलिए नेताओं को पूरा दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वोटर भी तो जाति और धर्म के आधार पर ही वोट डालता है। नेता आरक्षण देने की बात करते हैं और लोग आरक्षण लेने की बात करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि इतने काबिल बनो कि आरक्षण की आपको जरूरत ही ना पड़े। और इसीलिए 70 साल हो गए हमारे देश में अलग अलग सरकारें आई, किसी ने भी समाज के किसी भी वर्ग को इस काबिल नहीं बनाया कि उसे आरक्षण की आवश्यकता रहे ही नहीं। सारे नेता, सारी सरकारें ये चाहती हैं कि लोग ऐसे ही रहें, आरक्षण मांगते रहें और उन्हें भीख की तरह हमारे नेता और सरकारें आरक्षण देकर खुश करते रहें। यहां पर हम ये साफ करना चाहते हैं कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं,
बल्कि आरक्षण को सही तरीके से सही लोगों के लिए लागू करवाने के पक्ष में है, ताकि समाज के हर वर्ग के गरीब व्यक्ति को, उस व्यक्ति को जिसे आरक्षण की वाकई में आवश्यकता है, उस व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके, जो कि अभी नहीं होता। हमें लगता है कि आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए होनी चाहिए। इसे जाति के आधार पर लागू करना एक तरह से समाज का बंटवारा करने के बराबर है और समाज बंट भी रहा है। भारत में इस वक्त करीब 49.5% आरक्षण की व्यवस्था है, यानी लगभग 50%। यानी सरकारी नौकरियों और हमारी शिक्षा व्यवस्था के बड़े हिस्से में आरक्षण अहम भूमिका निभाता है। आधी सीटें आरक्षित हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत की करीब 70% जनसंख्या किसी न किसी रूप में आरक्षण के दायरे में आती है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो आर्थिक रूप से पूरी तरह संपन्न हैं और आरक्षण का सबसे ज्यादा लाभ यही उठाते हैं। हमारे देश के ज्यादातर लोग सरकारी नौकरियां पाना चाहते हैं। वो सरकारी टीचर, सरकारी बाबू और सरकारी अधिकारी बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये बात समझनी होगी कि देश को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण की नहीं, काबिलियत की जरूरत होती है, और जब तक देश का विकास नहीं होगा तब तक आपका भी विकास नहीं होगा। लेकिन जब भी हमारे देश में आरक्षण में सुधार की बात की जाती है तो दंगे भड़का दिए जाते हैं और यह भ्रम फैला दिया जाता है कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए भी किया जाता है ताकि आप धर्म और जाति के नाम पर हमेशा ऐसे ही बटे रहें और देश के नेता इसका भरपूर लाभ उठा सके। इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि अगर सारे टैक्स को मिलाकर एक टैक्स यानी जीएसटी बन सकता है, तो सारी जातियों को मिलाकर एक जाति क्यों नहीं बनाई जा सकती। एक राष्ट्र एक टैक्स के बाद हमें एक राष्ट्र एक जाति वाले विचार को अपनाना होगा, और इस जाति का नाम होगा इंडियन यानी भारतीय। आप इस बारे में सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये विचार देश के लिए एक नई शुरुआत बन सकता है।